हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के हम वीडियो में करने जा रहे हैं यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो होता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ठीक, तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो हुआ था ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन साल पहले। ठीक है, तो इसमें एक टर्म लिखी गई है कॉस्मोलॉजिस्ट। ठीक, तो कॉस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो ये मानते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो 13.8 बिलियन साल ऊपर हुआ था। ठीक है, तो 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिग बैंग थ्योरी को। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दी थी। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। इसको आपने याद रखना है, स्पेलिंग्स को आप चेक कर लेना एक बार, जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला था कि हमारा जितना भी यूनिवर्स आज हम जो देख रहे हैं वो सारा का सारा पहले एक सिंगुलैरिटी के अंदर कन्फाइंड था। मतलब कि जितना भी मटेरियल जो है हमारे पास, जो अभी हम देख रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, कोई भी चीज़ है वो सारी की सारी पहले एक ही जगह पे इकट्ठी थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सिंगुलैरिटी। उसके बाद क्या हुआ, ये सिंगुलैरिटी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और जितने भी इसके अंदर का मटेरियल है वो बाहर की तरफ क्या हो गया, एक्सपैंड होता चला गया। ठीक, तो जितना भी मटेरियल था वो क्या हो गया, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ एक्सपैंड होता चला गया। और ये जो एक्सपेंशन थी ये क्या थी, हर तरफ हो रही थी। और इसी एक्सपेंशन की वजह से ही हमारे पास जो भी आज हम मटेरियल जो है, जहाँ हम क्या बोलेंगे इसको, जितने भी मैटर है हमारा यूनिवर्स के अंदर, वो सारा का सारा इसी में से जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ओरिजिन के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। तो ओरिजिन जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हमारे जो हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं, वो मानते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन 13.8 बिलियन साल पे हुआ था। और उसके ओरिजिन को एक्सप्लेन हम किससे करते हैं, बिग बैंग थ्योरी से। और बिग बैंग थ्योरी हमें किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। और उनके अनुसार जो यूनिवर्स है वो सारा कन्फाइंड था एक सिंगुलैरिटी में, जो एक ब्लास्ट के बाद एक्सपैंड होता चला गया। और आज भी जो यूनिवर्स है हमारा, वो अभी भी क्या कर रहा है, वो एक्सपैंड होता जा रहा है। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि जितने भी इसके अंदर मटेरियल है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि यूनिवर्स जो है हमारा, या हमारा जो यूनिवर्स के अंदर जो ओरिजिन हुआ है वो किस तरह से हुआ था। चलिए, उसके बाद है हमारे पास अभी जो हमारा यूनिवर्स है उसमें माना जाता है कि हमारे पास लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक, तो गैलेक्सी देख लेते हैं। सबसे पहले गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी क्या होती है, जैसे हमारे पास हमारा एक सोलर सिस्टम है ना। सोलर सिस्टम जो है हमारा, है ना, उसके अंदर क्या है, प्लैनेट्स होते हैं, है ना। आप सभी को पता है कि उसके अंदर प्लैनेट्स होते हैं, और साथ में क्या है, हमारा एक सूरज है ना। इन दोनों को मिला के हमारे पास जो है वो क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। फिर ये सोलर सिस्टम जो है जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमारे पास क्या बनती है, गैलेक्सी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से माना जाता है कि यूनिवर्स के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट कितना, 100 बिलियन हमारे पास गैलेक्सीज हैं। ठीक, और हर गैलेक्सी जो है उसके अंदर कितने, ऑलमोस्ट 100 बिलियन के अराउंड तारे भी हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारी जो गैलेक्सी है, क्योंकि मैंने बोला कि हमारा एक सोलर सिस्टम जो है ना, जितना हमें पता है कि उसमें प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हमारे, और एक सन है ना, उससे सोलर सिस्टम बना है। और वो सोलर सिस्टम जो है वो किसके अंदर आता है, गैलेक्सी के अंदर। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। इसको आपने याद रखना है, एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, तो मिल्की वे के बारे में अभी थोड़ा सा इतना ही याद कर लो अब, है ना। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो साथ में मिल्की वे के बारे में और मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या हो गया, मिल्की वे। चलिए, अच्छा, कुछ टर्म्स है यूनिवर्स के रिगार्डिंग जो आप सभी को पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में भी वो पूछ ली जाती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास नेबुला, है ना। तो नेबुला क्या होता है, नेबुला इज़ ए क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट इन द स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला था कि हमारे पास जो यूनिवर्स है वो क्या था, एक सिंगुलैरिटी के अंदर था, है ना। उसके बाद वो क्या हो गया, ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, मटेरियल चारों तरफ फैल गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम दिवाली के अंदर बम चलाते हैं। तो जब हम बम चलाते हैं तो क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है,
ब्लास्ट के बाद जितना भी उसके अंदर का मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ निकलता है ना। उसमें से फिर क्या होता है, एक स्मोक निकलती है ना। और इतने के अंदर जितना भी मैटर भरा होता है, मैटर क्या होता है उसके अंदर, जो एक्सप्लोजिव भरे होते हैं वो चारों तरफ क्या फैल जाते हैं, है ना। उसमें से साउंड भी आती है थोड़ी, ठीक है। तो सेम चीज़ है। तो नेबुला क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि सिंगुलैरिटी में ब्लास्ट होने के बाद मटेरियल मैटर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ, है ना। और हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, तो उसकी वजह से क्लाउड्स बन गए थे, है ना। उन क्लाउड्स के अंदर क्या थी, गैसेस भरी हुई थी। मोस्टली कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। और दूसरा क्या हमारे पास, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो नेबुला हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरह से क्लाउड ऑफ गैसेस एंड यूनिवर्सल डस्ट पार्टिकल्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए, दूसरा है हमारे पास वाइट डॉर्फ, ठीक। अच्छा, वाइट डॉर्फ क्या होता है, जो हमारे तारे होते हैं, है ना, तो उन तारों जब वो ख़त्म होने वाले होते हैं, जब उनकी लाइफ का एंड होने वाला होता है ना, तो या तो वो वाइट डॉर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, या फिर वो सुपरनोवा के अंदर जाते हैं, है ना। और उन्हीं के द्वारा ही क्या बनते हैं, हमारे पास ब्लैक होल्स भी बनते हैं, ठीक है। अभी ब्लैक होल्स के बारे में फिर आगे बात करेंगे। तो वाइट डॉर्फ हमारे पास क्या होता है, वाइट डॉर्फ इज़ अ वेरी स्मॉल हॉट स्टार, लास्ट स्टेज इन द साइकिल ऑफ स्टार लाइक सन, ठीक है। एक सन जो होता है या एक स्टार जो होता है, जैसे सन है हमारा, वो भी क्या एक तरह का स्टार ही है, ठीक है। तो उसकी लाइफ के अंदर जो लास्ट स्टेज होती है, उसके अंदर वही स्टार जो है या हमारा जो सन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाइट डॉर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी आपके पास आता है सुपरनोवा, ठीक है। अच्छा, वाइट डॉर्फ के अंदर जब डेथ होती है स्टार की, तो उसमें कोई एक्सप्लोजन वगैरह इस तरह की कोई फिनोमेना नहीं देखने को मिलता। सुपरनोवा में क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव डेथ होती है, वो भी किसकी, स्टार की, ठीक है। और ये कोई तारा जो है वो वाइट डॉर्फ के अंदर जब सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके मास के ऊपर। मास का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कितना फ्यूल भरा हुआ था। अच्छा, फ्यूल की अगर बात करते हैं तो फ्यूल क्या क्या होता है हमारे पास, एक हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास होता है हीलियम, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक स्टार के अंदर कितना फ्यूल है उसके अंदर, है ना, कितना उसके अंदर मैटर है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो वाइट डॉर्फ के अंदर जाएगा या फिर वो सुपरनोवा में जाएगा, ठीक है। तो सुपरनोवा को अपने याद रखना, सुपरनोवा क्या होता है, इट इज़ द लास्ट स्टेज, जो एक एक्सप्लोसिव स्टेज होती है, जिसके अंदर तारा जो हमारा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, ठीक। चलिए, अब अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक होल्स के बारे में, ठीक है। तो वही जो हमारे पास स्टार होते हैं, तो ये जो स्टार्स हैं, इनके ऊपर का जब फ्यूल जो है फिनिश हो जाता है ना, उसके अंदर कोई भी एनर्जी अब नहीं बचती, वो फिनिश हो जाता है, फिर जो है उसके अंदर का जो मैटर बच जाता है, वही जो है इसको फॉर्म करता है, हमारे पास ब्लैक होल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हैं कि ब्लैक होल्स आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म फ्रॉम द मासिव स्टार्स, मतलब वो स्टार जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है ना। तो जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादातर जो है ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है ना, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जो मेंशन की जाती है और पूछा जाता है कि वो ब्लैक होल से एसोसिएटेड है या फिर नहीं है, ठीक। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका ग्रेविटेशनल पुल, मतलब कि ब्लैक होल्स का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इवन की जो लाइट होती है वो भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट जो है वो कि एक सरफेस पे टकराती है और फिर वो वापस आती है ना। बट जो ब्लैक होल्स होते हैं वो उनके अंदर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वो इवन की लाइट भी वहाँ से एस्केप जो है वो नहीं कर पाती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद डेंसिटी ऑफ द मैटर जो है वो ब्लैक होल्स के अंदर क्या होती है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि ये जो मैटर है किसके अंदर, ब्लैक होल्स के अंदर, वो अपनी ग्रेविटेशन पुल के वजह से क्या होता है, खुद के अंदर ही कोलैप्स होता रहता है, ठीक। जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, है ना, तो आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, आटा को पहले फैला लेते हैं, है ना, परात के अंदर आटे को फैला लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, है ना। तो कुछ सेम इसी तरह का प्रोसेस जो है हमारा वो कहाँ पे होता है, ब्लैक होल में होता है। तो मटेरियल फैलता है ग्रेविटेशन पुल की वजह से, फिर से वो क्या होता है, उसी के अंदर कोलैप्स होता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरी भी आई थी इंडियन साइंटिस्ट की, है ना, तो उसको बोला जाता है सेल्फ कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट के नाम से। मतलब कि उसका जो मैटर है वो खुद के अंदर ही क्या होता रहता है, कोलैप्स होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ब्लैक होल्स होते हैं उसके अराउंड स्पेस जो होती है ना, वो भी
डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर्ली एक तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास एक कंसेप्ट भी जनरेट होता है, वो कौन सा होता है, टाइम ट्रैवल का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है या फिर हम जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पेस के ऊपर, हम कहाँ पे खड़े हुए किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल्स के पास ग्रेविटेशन पुल की वजह से आसपास की जो स्पेस है वो क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो हम टाइम का भी एक एग्जैक्ट आइडिया वहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसी से भी हमारे पास एक टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट भी है, वो भी जनरेट होता है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास हमारी गैलेक्सी, है ना। तो गैलेक्सी मैंने आपको बताया था, गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, हमारे पास काफ़ी सारे सोलर सिस्टम होते हैं, है ना। काफ़ी सारे सोलर सिस्टम जो होते हैं वो इकट्ठे होके एक गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी के अंदर है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर कभी कभार, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन होता है इसकी शेप के बारे में। तो इसकी शेप जो है वो कौन सी है, स्पायरल। तो अभी आप ऑब्जेक्ट इस इमेज के अंदर देख पा रहे होगे, ये स्पायरल शेप को बताया गया है ना। इसका एक सेंटर है और सेंटर से हमारे पास क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ये आर्म्स निकली हुई हैं सारी की सारी, है ना। तो यही जो शेप बनती है ये कौन सी होती है हमारे पास, स्पायरल शेप, ठीक। एक फ्लैट डिस्क की तरह होती है, सेंटर में बल्ज होता है, मतलब मटीरियल सारा इकट्ठा होता है, एक सेंटर में मटीरियल सारा इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से बाहर की तरफ इसकी क्या होती है, भुजाएँ निकली होती हैं। और इन आर्म्स के अंदर या भुजाओं के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे सोलर सिस्टम होते हैं, सन के सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है, स्पायरल है। अब एग्ज़ाम के अंदर, हिमाचल के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया था इसके बारे में कि हमारी जो गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है, अब जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होती है, आर्म्स होती हैं, है ना। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किसके अंदर लोकेटेड है, ओरियन आर्म के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आईएएस के अंदर पूछा गया था। वैसे काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार कि सोलर सिस्टम जो है हमारा वो किस, हमारी गैलेक्सी की किस आर्म के अंदर लोकेटेड है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कुछ और डाटा यहाँ पे लिखे गए हैं, आप इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं हम। तो एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली इनमें से कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा नहीं जाता, मोस्टली आपको नाम पूछा जाता है गैलेक्सी के बारे में, दूसरा इसकी शेप के बारे में पूछा जाता है, तीसरा ये मैंने आपको बता दिया कि किस आर्म के अंदर लोकेटेड है, वो ओरियन आर्म है ना। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो बनता है ये नियरेस्ट गैलेक्सी का, है ना। तो मैंने बताया कि हमारे यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारी गैलेक्सीज हैं, है ना। तो उन्हीं में से हमारे जो गैलेक्सी है उसके सबसे पास की जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा। इसको भी आपने याद रखना है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है ये क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के, ठीक है। और कितनी है, 5 मिलियन लाइट ईयर्स के, ठीक है। तो अभी इसको आप ऐसे याद रख लो लाइट ईयर्स को, अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन करूँगा कि लाइट ईयर्स हमारे पास क्या होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा, सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो सोलर सिस्टम है, मैंने बताया आपको कि हमारे पास क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक। और एक हमारा सन है। सन जो है हमारा वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। और हमारे जो प्लैनेट्स है वो इसके अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सन के बारे में देख लेते हैं। तो सन की जो एज है वो है 4.6 बिलियन। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 13.8 बिलियन साल पे, है ना। उसके बाद हमारा जो सन की फॉर्मेशन हुई है, जो सन जब बॉर्न हुआ हमारा, वो कब हुआ है, 4.6 बिलियन साल पे, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो भी क्या हुआ था, एक नेबुला से ही हुआ था, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था नेबुला को क्या होता है, एक क्लाउड होता है यूनिवर्सल डस्ट पार्टिकल्स का और मैटर का, है ना। तो धीरे धीरे जब वो कंडेंस होता है, देखो जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था तो मटेरियल सारा क्या था, गर्म था, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता गया, ठंडा होता चला गया। जैसे जैसे मटेरियल ठंडा होता चला गया वो सॉलिडिफाई होता गया, और हमारे पास जैसे सूरज है या हमारे प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होते चले गए, ठीक। तो 13.8 बिलियन साल के ऊपर बिग बैंग हुआ, मतलब ब्लास्ट हो चुका था। उसके बाद काफ़ी साल लग गए हमारा सूरज बनने में, और सूरज जो है हमारा वो भी मोस्ट प्रोबेबली किससे बना होगा, एक नेबुला से ही जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा कब हुआ है, 4.6 बिलियन साल पे। और ये माना जाता है कि हमारा जो सन है वो अभी मोस्टली 4.5
बिलियन साल तक अभी और चमकता रहेगा। ठीक, तो एज हमारे जो सूरज की है वो कितनी 4.6 है, और अभी वो कितना चमकता रहेगा 4.5 बिलियन साल तक अभी और वो चमकता रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो आप जैसे फिगर में भी देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या आता है, एक नेबुला टाइप, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल है, धीरे धीरे वो ठंडे होते गए, है ना। और जो डेंस मटेरियल है हमारे पास, जो गैसेज हैं वो कहाँ पे इकट्ठी होती गई, सेंटर में इकट्ठी होती गई। सेंटर में हमारे पास सूरज फॉर्म हो गया, चारों तरफ इसके क्या है, मैटर के रिंग बन गए थे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे सूरज के सेंटर में आ गया, और हमारा बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो क्या चले गए, बाहर इसके चारों तरफ ऑर्बिट करने लग पड़े। ठीक है। अच्छा, अब सूर्य के बारे में थोड़े फैक्ट्स याद रख लेने आपने, कभी कभार पूछ लिए जाते एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर, सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर कितना हमारे पास 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, रोटेशन अब आपको ऐसा लगेगा कि सूरज अब तो एक जगह पर खड़ा हुआ है ना, है तो वो एक जगह पर टिका हुआ, बट वो क्या करता है, रोटेट करता है। इस तरह से वो क्या करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो उसे रोटेट होने में कितना समय लगता है, 25 दिन और 9 घंटे। ठीक, सबसे ज़रूरी है जो पेपर में पूछा जाता है कि ये कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो सूरज जो है हमारा वो किससे बना हुआ है, 98% पोर्शन जो है हमारा सन का वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है। ठीक है, यही हाइड्रोजन हीलियम जो है यही हमारे सूरज के ऊपर क्या करते हैं, फ्यूल का वर्क करते हैं। ठीक है, हमारी जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम के अंदर। ठीक है, और हमारे पास जो इसकी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न प्रोसेस। ठीक, फ्यूज़न प्रोसेस, इसको भी आपने याद रखना है, फ्यूज़न रिएक्शन, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न रिएक्शन। ठीक है, तो इस फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, और साथ में वो एनर्जी को लिबरेट करता है, मतलब काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो निकलेगी इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना है। अभी एग्ज़ाम के अंदर जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है हिमाचल का, उसके अंदर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, और बाद में इसके ऊपर थोड़ा दिक्कत भी हो गई थी, क्योंकि जो HP वाले हैं उन्होंने गलत आंसर को टिक किया हुआ था आंसर की में, है ना। तो इसको आपने याद रखना है, सन जो होता है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से, और इसमें प्रोसेस कौन सी होती है, या रिएक्शन कौन सी होती है, तो वो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं फिशन प्रोसेस। ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, फिशन। ठीक है, फिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़ के हमारे पास हीलियम बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसी से ही हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, और सूरज से एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, सूरज मैंने बताया कि सेंटर में है, और हमारे जितना भी सोलर सिस्टम के अंदर मैटर भरा हुआ है ना, उसका 99.8% ऑफ द पोर्शन जो है वो किसके अंदर आता है, सिर्फ सूरज में ही आता है। ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है वो सारा किसके अंदर जाएगा, ये सारा मैटर का बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर कितना मैटर है ना, और उसमें से 99.8% सूरज के अंदर, बाकी जो बचा वो सारा का सारा हमारा जितने भी प्लैनेट्स हैं, या कोई एस्ट्रॉयड है जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं ना, उनके अंदर जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है काउंटर क्लॉक वाइज, मतलब सूरज जो हमारा मैंने बताया वो रोटेट करता है, तो रोटेट कैसे करता है, वो काउंटर क्लॉक वाइज करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों जो लास्ट फैक्ट हमारे, ये दोनों सबसे ज़रूरी हैं, इन दोनों को आपने याद रखना है। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। ऐसे ही आपने याद रखना है कि हमारा जो सबसे नियरेस्ट सन है वो कौन सा है, हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसको आपने याद रखना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट सन है। ठीक है, तो सबसे नज़दीकी सन कौन सा है, जो हमारा सूरज है, और सबसे नज़दीकी इसके हमारे सूरज के अलावा जो सबसे नज़दीकी तारा है जो सूरज है वो कौन सा है, हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा सीरियस। ठीक है, क्योंकि सीरियस जो है हमारे पास वो क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक, एक है आपके पास सबसे ब्राइट स्टार, और एक होता है आपका सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सूरज तो सबसे चमकीला है, उसी से हमें हमारी धरती के ऊपर सारी की सारी ऊर्जा आती है। ठीक है, बट सीरियस जो है हमारा वो सबसे, मतलब सूरज के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, जिसको धरती से देखा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, तो इसका नाम आपने याद रखना है सीरियस। ठीक है, सीरियस जो है ये हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है आफ्टर द सन, और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो हमारा क्या है, नियरेस्ट सन है, या नियरेस्ट स्टार है आफ्टर द सन। ठीक, चलिए थोड़ा और देखते हैं सूरज के बारे में। अच्छा, सूर्य के बारे में दूसरे उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कि हमारा जो सूरज है उसकी लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सूरज है
तो जो हमारा सूरज है, सूरज की जो कोर है, कोर के अंदर तो मेन प्रोसेस हो रही है जो फ्यूज़न की मैंने आपको प्रोसेस बताई कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ से एनर्जी जो है धीरे धीरे क्या होती है, बाहर की तरफ लिबरेट होती जाती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिव जोन आता है, कन्वेक्शन जोन आता है ना, अलग अलग जोन बनते हैं। तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आपको आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है ये फोटोस्फीयर के बारे में, ठीक है। फोटोस्फीयर जो है इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, विजिबल लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, विजिबल लेयर ऑफ सन। मतलब सूरज की जिस लेयर को हम देख सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल लेयर। अब सूरज के कोर के अंदर क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता लग रहा, नहीं ना, है ना, हमें तो सिर्फ सूरज की बाहर की एक वाइट कलर में एक लेयर दिखाई पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो द लेयर ऑफ द सन विच इज़ विजिबल टू अस इज़ नोन एज फोटोस्फीयर, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कोरोना, ठीक है। अब ये कोरोना जो है ये वायरस नहीं है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है तो अभी ये कोरोना वायरस नहीं है, तो इसको वायरस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सूरज के जो सबसे बाहर की लेयर होती है, यहाँ पे जो सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना क्या होता है, वायरस तो है ही है ना। सूरज के केस में कोरोना क्या होता है, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सन, ठीक। तो फोटोस्फीयर और कोरोना में कंफ्यूज नहीं होना, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं सूरज की लेयर को, उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, और सूरज की सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। तो अभी तक हमने देख लिया यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में हमने देख लिया, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, हमारे पास जो गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे के बारे में, नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। साथ में हमने देख लिया सन के बारे में, है ना, सन की हमने मेजर प्रॉपर्टीज़ पढ़, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे स्टार्ट, वो हमारे पास होएगा सोलर सिस्टम के जो हमारा प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स कितने हमारे पास, 8 प्लैनेट्स, ठीक। तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लैनेट्स में ज़्यादातर आपको जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पूछा जाता है। तो 8 प्लैनेट जो है हमारे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से। तो हमारा यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास बिग बैंग थ्योरी, वो हमारे पास है बिग बैंग थ्योरी। इसको आपने याद रखना है, किसने दी थी, जॉर्ज लेमित्रे ने दी थी, ठीक है। ओरिजिन कब हुआ था, 13.8 बिलियन साल पहले। उसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास जो पूछी जाती है एग्ज़ाम्स के अंदर भी, वो थी नेबुला, क्लाउड होता है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिवर्सल डस्ट पार्टिकल्स और मैटर होता है। वाइट डॉर्फ है, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने हमारे स्टार्स हैं, वो स्टार्स की लास्ट स्टेज के अंदर आता है वाइट डॉर्फ, ठीक है। सुपरनोवा, ये भी एक तरह की हमारी क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ द स्टार होती है, बट स्टार जो होता है वो ख़त्म होने वाला होता है, उसकी डेथ होने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई बड़ा स्टार है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ब्लैक होल्स के अंदर ही कन्वर्ट होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद थी हमारी गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारी कौन सी है, मिल्की वे है, शेप क्या है जी, स्पाइरल है उसकी। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी कौन सी है, एंड्रोमेडा। और हमारा सोलर सिस्टम जो है हमारी किस आर्म के अंदर है, गैलेक्सी की किस आर्म के अंदर है, ओरियन आर्म के अंदर है। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़ है सन। सन का ओरिजिन हुआ है, जहाँ सन का बर्थ कब हुआ है, 4.5 बिलियन साल पहले बना था सन, ठीक है। और 4.5 बिलियन साल तक अभी और चमकता रहेगा। 6000 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर रहता है। इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है सन का, वो हमारे कितना 98% पोर्शन जो है वो हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। बाकी जो 2% है इसके अंदर, है ना, वो भी बता देता हूँ आपको। बाकी जिसका जो 2% होता है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, और जो गैसेज दूसरी गैसेज हमारी, है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ना, वो पोर्शन इसका बनाते हैं। और जितने हमारे स्टार्स होते हैं उन सभी स्टार्स के अंदर आपको यही हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़
फ्यूज़न रिएक्शन, है ना। सूरज के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, फ्यूज़न रिएक्शन होएगी, ठीक। चलिए उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट सन है ना। सूर्य के बाद हमारा जो नियरेस्ट सन है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और सबसे ब्राइटेस्ट जो सन है सूरज के बाद हमारे पास जो कोई तारा है हमारे पास, वो है कौन सा, सीरियस। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा था सूरज का सबसे बाहर की लेयर जो है उसको कोरोना बोला जाता है, इसको भी अपने याद रखना है, ये एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या होता है, जो विजुअल लेयर होती है किसकी, सन की, फोटो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो यू कैन आस्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।